गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो गुणक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और मैंने ये बता रखा है आप लोगों को कि जो हमारा मल्टीप्लायर होता है वो वोल्टमीटर वोल्टमीटर के परास को, मतलब कि रेंज को एक्सटेंड करते हैं, रेंज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा शंट होता है वो शंट क्या करता है, अमीटर के रेंज को बढ़ाता है, और जो हमारा मल्टीप्लायर या गुणक होता है या वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाता है। कल मैंने थोड़ा बेसिक्स इसके बारे में बता दिया था कि क्या होना चाहिए, और कल मैंने जब बताया था तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था कि जो प्रतिरोध होना चाहिए वह एक समान होना चाहिए। प्रतिरोध कौन सा? गुणक प्रतिरोध, ठीक है। करते क्या है, करते क्या है, हम एक गुणक प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं Rn, ठीक है, यह एक गुणक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? नॉन इंडक्टिव टाइप। प्रतिरोध का किस प्रकार का होता है? नॉन इंडक्टिव, मतलब कि इस प्रतिरोध पर आवृत्ति का प्रभाव न्यूनतम होता है। आवृत्ति का प्रभाव न्यूनतम होता है। आवृत्ति मतलब कि जैसे आप जब भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हो अप्लायंसेस, तो जनरली 50 हर्ट्ज पे काम करता है आवृत्ति हमारी जो होती है। एसी में हमारी आवृत्ति होती है ना, डीसी में तो खैर आवृत्ति 0 होती है, बट एसी में हमारी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है। हम पहली चीज ये कह रहे हैं कि हम एक मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लायर मतलब क्या? एक गुणक का इस्तेमाल करते हैं जिसको वोल्टमीटर के सीरीज में ऐड किया जाता है। इस प्रकार से ये वोल्टमीटर है, हमको कोई वोल्टेज मान लो मापना है, ये है V, हमको यह वोल्टेज मापना है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये बेटा वोल्टेज मापना है, ठीक है। तो इस वोल्टेज को मापने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया है, और इस वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम एक मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम शंट का इस्तेमाल करते थे, और शंट को अमीटर के पैरेलल में समांतर क्रम में जोड़ते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए गुणक का इस्तेमाल करते हैं और इसको वोल्टमीटर के सीरीज में ऐड करते हैं, ठीक है। सीरीज में ऐड करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, यह जो रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं ना बेटा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। उसी के बारे में मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होगा वो नॉन इंडक्टिव होगा,
नॉन इंडक्टिव कहने का अर्थ क्या है कि उसमें इंडक्टेंस का गुण, प्रेरक का गुण, प्रेरकता का गुण नहीं आएगा या कम होगा। प्रेरकता जो होती है, जिसको आप L कहते हो, इंग्लिश में आप इंडक्टेंस कहते हो, उसमें यह गुण नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी प्रकार से यह गुण आ भी जाता है, अगर आ भी जाता है तो इसको रिड्यूस करने के लिए, अगर मान लो इंडक्टेंस का गुण आ भी जाता है किसी कारण से, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि त्रुटि उत्पन्न होगी, मापने में एरर उत्पन्न होगा, और इस त्रुटि को हम हटा तो सकते नहीं है क्योंकि हमने तो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया था, फिर भी एरर आ रहा है, फिर भी इंडक्टेंस वहां पे प्रोवाइड हो रहा है, फिर भी फ्रीक्वेंसी के कारण वहां पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उससे त्रुटि हो रही है। तो इस त्रुटि को रिमूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर, जिसको हम संधारित्र, मैंने कल बताया था ये सब आपको, संधारित्र को जोड़ देते हैं पैरेलल में। ठीक है, 0.4 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो फॉर्मूला था उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, 0.4 L अपॉन R स्क्वायर था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में ये बातें हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो रेजिस्टेंस है बेटा, वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस हमेशा एक समान होना चाहिए। अब अगली बात हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि कैसे ये हमारा कार्य करता है। ठीक है, इसको बनाएंगे बच्चे। देखो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, इससे, इस वोल्ट मीटर से हमको इस वोल्टेज का मान मापना है। तो हमने क्या किया कि इस वोल्ट मीटर का चूंकि मान कम है और वोल्टेज का मान ज्यादा है, जो मापना है वो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल, इसका मान लो ये 50 वोल्ट माप सकता है और हमने यहाँ पे कह दिया भैया 200 वोल्ट है, तो ये माप पाएगा? ये नहीं माप पाएगा। तो हमको इसके रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। इस रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गुणक का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो मान लिया कि बेटा यहां से करंट फ्लो कर रही है वोल्ट मीटर में, वो है आई वी, वी फॉर वोल्ट मीटर। अच्छा, ये वोल्ट मीटर भी बना हुआ है किसी न किसी कॉइल में, इसमें कॉइल है, कंडक्टर है, इस पे कुंडली है, वाइंडिंग इस पे भी है। ठीक है, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोल देते हैं आरवी। मतलब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है आरवी और ये मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस है आर एन। ठीक है, तो बेटा अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो यहां जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, इस वोल्टमीटर के क्रॉस, उसको मान लिया V और वोल्टमीटर का वोल्टेज है V, और यहां जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, यहां वोल्टेज उत्पन्न होगा। क्यों? करंट जो है सीरीज में है बेटा, ये सीरीज में है ना, ये मैंने बस डॉटेड दिखाया है, सीरीज में है। तो करंट यहां से फ्लो करेगी और करंट यहां से भी फ्लो करेगी, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? V मान लिया M, मल्टीप्लायर का वोल्टेज,
और V का मान, V का मान क्या होगा? V बराबर IR होता है ना बेटा, ये होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो यही वोल्टमीटर दिखाता है, वोल्टमीटर यही मान शो करता है, ठीक है। Vm का मान क्या होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, IV इंटू RM, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करूं या ना भी इस्तेमाल करूं, मैं डायरेक्टली ऐसे देखो कि ये जो वोल्टेज है वो यह वोल्टेज प्लस यह वोल्टेज होगा। भाई टोटल वोल्टेज ये है और टोटल वोल्टेज ये यहां तक, तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज यही होगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली भी कह सकता हूं, या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू द केवीएल, किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार, लूप लगाओगे तब भी आपको मिलेगा, V बराबर VV प्लस VM, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? पहले पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। देखो बेटा, ये आपको मापना है, ये तो आप निकाल लोगे। वोल्टमीटर के बारे में आपको पता है, आप मार्केट से या लैब से वोल्टमीटर खरीद के लाए हो, तो उसके बारे में पता है आपको कि क्या उसकी रेटिंग है, क्या उसकी क्षमता है। आपको पता नहीं है तो क्या नहीं पता है इसके बारे में, और यही इसके रेंज को बढ़ा रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको अननोन मान के चलें और सारी कैलकुलेशन इस ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हमको Vm या Rm के मान को प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं Vm के बारे में लिखूं तो Vm बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V माइनस VV, ठीक है। अगर Vm का मान यहां से पुट कर दिया जाए तो क्या होगा? IV, या इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 2 कर लो और इक्वेशन नंबर 3 कर लो। 3 इक्वेशन मिला, ठीक है। चलो, अगर मैं यहां से ये कहूं बच्चे कि इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड करें, दैट इज Vm अपॉन V लिखें, तो क्या लिखेंगे? IV Rm अपॉन IV RV, ठीक है, ठीक है। IV से बेटा IV कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Rm अपॉन RV, ठीक है। Vm का मान क्या है? इक्वेशन नंबर 3 से V माइनस VV अपॉन VV। अब इसको डिवाइड करें बेटा, नीचे लिखें Rm अपॉन RV इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो V अपॉन VV माइनस 1, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Rm बराबर RV V अपॉन VV माइनस 1। ये रिजल्ट मिल गया, और ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम इसको समझेंगे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। पहले इसको समझ लो, फिर से स्क्रीन पे देख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताना।
कमेंट में बताना, ऐसे तो बता नहीं पाओगे। अगर मैं इस v अपॉन v को एक रेशियो मान लूं, ठीक है, तो मैं इसको रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं कि आर एम इक्वल टू आर वी m-1। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी काम आएगा आपके। ठीक है, और इसी m को बेटा बोलते हैं मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। मल्टीप्लायर हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणन शक्ति। हिंदी में बेटा बोलते हैं m को गुणन शक्ति। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर भी कहते हैं। यहां वर्ड इस्तेमाल किया है मल्टीप्लाइंग पावर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये रही पूरी की पूरी हमारी कहानी किसके बारे में? एक मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है, अब कुछ छोटी सी थियरी है वो लिख लो। इसको लिखने के बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लायर्स, मतलब गुणक के गुण। गुणक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लायर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। पहली चीज कि गुणक के लिए आप जो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो यह एक एलॉय का, मिश्र धातु का बना होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मैंगनीन। हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो लिख लो, गुणक के लिए सामान्यतः मैंगनीन का पतला तार उपयोग किया जाता है। मैंगनीन का, इसको ऐसे लिखते हैं मैंगनीन। मैंगनीन का ये जो होगा मैंगनीन का बना होगा, पतले तार का बना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, गुणक प्रतिरोध Rm। ठीक है, हमेशा हम गुणक प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, मैं Rm बोलूंगा, आप समझते चले जाना। Rm का ताप गुणांक न्यूनतम होना चाहिए। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर यानी ताप के प्रभाव से इस मैंगनीन के वायर पे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और इसके पे चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि ताप गुणांक न्यूनतम होना चाहिए। सेकंड लिखेंगे, Rm उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टिविटी भी तो कह सकते हैं।
हिंदी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, और हाई मतलब कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध हाई होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएम पर्याप्त विद्युत धारा की क्षमता वाला होना चाहिए। आरएम पर्याप्त विद्युत धारा क्षमता वाला होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट को ग्रहण करने की क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी। अगर आपका चालक करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो वो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगा और उसकी वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट बर्न नहीं करेगा। मान लो उसकी करंट धारण करने की क्षमता, करंट को कैरी करने की क्षमता आरएम की कम है, तो ज्यादा करंट जाएगा बेटा तो ये फिर बर्न कर जाएगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा करंट कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे आपकी क्षमता अगर 10 रोटी वाली है तो अब 4 रोटी वाले को बैठाओगे तो फिर वो 5 या 6 रोटी में नुकसान पहुंचा देगा, तो 10 वाले को बैठाएंगे, कोशिश करेंगे कि 15 वाला बैठ जाए, ठीक है, मतलब उसकी क्षमता ज्यादा हो, ठीक है। और लिख लो कि आरएम नॉन इंडक्टिव, अप्रेरणिक, इंग्लिश में मैंने बता दिया था, हिंदी में बोलते हैं अप्रेरणिक। नॉन इंडक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नॉन इंडक्टिव, अप्रेरणिक प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, अप्रेरणिक प्रकार का होना चाहिए। देखो डीसी में तो चल जाएगा, देखो डीसी में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो डीसी होता है ना, डीसी में अप्रेरणिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो एसी की है। प्रेरकता, प्रेरण, इंडक्शन, ये सब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ, ये सारी की प्रॉपर्टी आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, हमने एसी वाले चैप्टर में पढ़ा है, एसी फंडामेंटल वाले में पढ़ा है। तो ये सारी के सारे जो गुण है ना वो एसी के हैं। तो डीसी में तो चल जाए, किसी प्रकार का हो, अगर अप्रेरणिक ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट एसी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो ये वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज है, तो यह नॉन इंडक्टिव टाइप का ही होना चाहिए, अप्रेरित प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि इससे हम एसी भी माप सकते हैं और डीसी भी माप सकते हैं, ठीक है, इस वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट लिखो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक के लाभ, गुणक के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। पहला पॉइंट, गुणक का उपयोग कर निम्न वोल्टता मापने की क्षमता रखने वाले, लिख लो इसको पूरा जो भी लाइन है, गुणक का उपयोग कर निम्न वोल्टता मापने की क्षमता रखने वाले उपयंत्रों से उच्च मान की वोल्टता मापने की व्यवस्था हो सकती है। उच्च मान की वोल्टता मापने की व्यवस्था हो सकती है। कहने का अभिप्राय क्या है इसमें कि अगर हमारे पास कोई वोल्टमीटर है जो निम्न वोल्टता मतलब कि लो वैल्यू को मेजर करता है, तो गुणक का प्रयोग करके, मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके रेंज को बढ़ा करके उच्च मान को भी हम मेजर कर सकते हैं, हाई वैल्यू को भी हम यहां से माप सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लेना,
भिन्न भिन्न मान के गुणक लगाकर, भिन्न भिन्न मान के गुणक लगाकर एक ही उपयंत्र को कई परासों के वोल्टता मान को मापने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थ इसका क्या है कि भिन्न भिन्न मान के गुणक लगाकर, मतलब जैसे बेटा ये है ना, अब आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को नहीं बदला, ठीक है, इसके मान को बदलते जाओ। मैंने कल बता दिया था, इसके मान को बदलोगे, जैसे अभी हमको 200 वोल्ट नापना है और ये 50 वोल्ट का है, तो इसका मान को बदलोगे, 200 मापना है तो ये इसका मान कुछ और लगाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलना पड़ेगा। 300 मापना है, इसके मान को बदल दो, ये नहीं बदलना पड़ेगा। 500 नापना है, वोल्ट को नापना है, इसके मान को बदल दो, ये वैसे ही रहेगा। तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बार बार नहीं बदल रहे। देखो लाभ हमारा क्या हुआ, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ही है, हम सिर्फ एक मैग्नीन का वायर ले रहे हैं और इस वायर को लगा रहे हैं, और उस वायर के कुछ ऐसे गुण हैं, उन गुणों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे वायर लगा रहे हैं जिसके द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रकार के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। ठीक है, हमारा कहने का ये अभिप्राय था। चलिए अगर एक कहानी है तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा, एग्जाम में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। एक वोल्टमीटर जिसकी कुंडली का प्रतिरोध मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि आपके पास शायद बुक ना हो, ठीक है, तो आपका काम चल जाए। जी कुंडली का प्रतिरोध 1000 ओम है, 15 वोल्ट तक की वोल्टता माप सकता है। शब्दों पे बड़ा ध्यान देना है, इसमें शब्दों के बड़े मतलब हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल में ना शब्दों के बड़े मतलब हैं। वैल्यू सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, 15 वोल्ट तक की वोल्टता माप सकता है। उसे 300 वोल्ट तक की वोल्टता मापने योग्य बनाने के लिए आवश्यक
श्रेणी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। हो गया? इसको सॉल्व करके देखो, बताना है। हमारा वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर, इसकी कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 1000 ओम है। अब इसी से समझना है बेटा आपको, ठीक है? मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहीं से समझना है। एक वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध 1000 ओम है। एक 1000 ओम है, ठीक है भाई। इसकी कुंडली का प्रतिरोध 1000 ओम है, मतलब किसका मान कह रहा है? इसकी कुंडली के प्रतिरोध का मान ही आरवी है। कुंडली मैंने बताया था, कुंडली का प्रतिरोध होता है 15 वोल्ट तक की वोल्टता माप सकता है। मतलब ये जो वोल्टमीटर है यह 15 वोल्ट ही माप सकता है। तो वोल्टमीटर का जो क्षमता है कितना है भाई? मैंने कहा ना शब्द पकड़ना, 15 वोल्ट तक ही माप सकता है। कितनी क्षमता है? 15 वोल्ट। और कौन मापेगा? वोल्टमीटर। तो भैया हमको ये मान पता चल गया, ये मान पता चल गया, ठीक है। उसे 300 वोल्ट की वोल्टता मापने योग्य बनाना है। मापना कितना है बेटा? 300 वोल्ट। मतलब इसको मापना है, इसको मापा जाता है वो ये मापो। भाई सप्लाई को नापते हो ना आप, कितना आ रहा है। इस वोल्टमीटर से ये वोल्टेज मापना था, कितना मापना है? कह रहा है कि 300 वोल्ट मापना है। तो कह रहा है कि अगर 300 वोल्ट के मापने के लिए आपको आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो श्रेणी प्रतिरोध मतलब कि आरएम का मान पूछ रहा है। तो बेटा देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लग जाना चाहिए, है ना? ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है, एम का मान होता है V अपॉन VV, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। हाँ चल रहा है सर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन इसका बताओ क्या होगा। देखो आरवी का मान पता है कितना? 1000। ये लिखो, आरवी का मान है 1000, वी और वी का मान है 15 और 300 है वी का मान। निकालना है आरएम का मान। और आरएम का मान कैसे निकलेगा? आरएम आरवी एमएम माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं V का मान कितना निकालना है? 300, VV का मान कितना है? 15, आ गया 20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग पावर का मान आ गया 20।
ठीक है। RV का मान कितना है 1000, तो यहीं से पुट कर लो। RM बराबर 20 - 1, ठीक है। और न्यूमेरिकल है क्या? नहीं, इतना एक ही न्यूमेरिकल था, ठीक है। समझ गया ना? RV का मान कितना है 1000, M का मान हमने पुट कर दिया 20, 20 - 1 हो गया 19, 19 से 1000 से 19000 ओम। ओम क्या होगा यूनिट किसका? RM, क्योंकि रेजिस्टेंस है बेटा ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ही इसके ऐसे लगेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आना है, ज़्यादा आपको पढ़ना होगा बेटा। और जो लोग जैसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, एक चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इसके अलावा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस की हमारी प्रॉपर्टीज है ना, आरएम के गुण, इसमें कई सारे और गुण हैं जो मैंने स्किप कर दिया। मैंने इंपॉर्टेंट बताया जो आपको एग्जाम के लिए लिखना है। आरएम के जो गुण है ना बेटा, इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सारा खेल किसका है, इसी का है, इस मैग्नीन के वायर का। तो इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके गुणों को पढ़ना है। इसे गुणों को पढ़ने के लिए आप जो आपकी मीडियम की बुक है उससे देख सकते हो, अदरवाइज मान लो बुक नहीं मिलती है तो मैं PDF जो होगा, ठीक है, मेरे पास जो होगा मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारी कहानी हुई गुणक की। अब याद करो जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो हमने कहा था कि एक्सटेंशन ऑफ रेंज, याद है, रेंज का परास को बढ़ाना। और उसमें हमारे पास 3 चीजें थी, शंट था, मल्टीप्लायर था, और मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर। 3 चीजें मैंने बताई थी बेटा, रेंज, एक्सटेंशन के लिए 3 चीजें बताई थी। शंट बताया था, मल्टीप्लायर बताया था, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बताया था। ये हमने पढ़ लिया है किसके लिए, एमीटर के लिए। ये हमने पढ़ लिया है किसके लिए, अभी पढ़ा वोल्टमीटर के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। एक होता है करंट को, रेंज को मापने के लिए, करंट के रेंज को बढ़ाने के लिए या मापने के लिए, करंट ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है बेटा वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी, शॉर्ट में इसको बेटा हम बोलेंगे CT, इसको बोलेंगे PT। CT और PT, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है। अब थोड़ा सा बेसिक जान जाते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे।
अभी मैं इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात करूंगा। आपने पढ़ा भी होगा बट थोड़ा जान लो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर डिवाइस है, जो पावर के फ्लो को, शक्ति के प्रवाह को, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बिना आवृत्ति के चेंज किए, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक या एक परिपथ से दूसरे परिपथ तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कैसे? अब जैसे आपके घरों के पास या कहीं आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो क्या करता है बेसिकली, जब जहां से बिजली उत्पन्न हो रही है, भाई कहीं से तो बिजली उत्पन्न हो रही है, कहीं पावर स्टेशन से बिजली उत्पन्न होती है, तो पावर स्टेशन से जो पावर आ रही है उसी पावर को तो वो ला रहा है, और आपके पास जो ट्रांसफार्मर घरों के पास, उसी ट्रांसफार्मर के पास आपको वो पावर विजिबल होती है, पावर आपको दिखाई देती है। पहला परिभाषा ये। दूसरी चीज हम ये कहते हैं, एक डिफिनेशन और कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which step up or step down the voltage and current level without changing the frequency। अर्थात हिंदी में समझ लो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी स्थैतिक युक्ति है जिसके द्वारा हम करंट यानी धारा या वोल्टेज यानी कि विभव के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं बिना उसके आवृत्ति में चेंज किए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आवृत्ति में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप, मतलब धारा के या वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन धारा या वोल्टेज के मान को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो दो तीन बातें कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। जब हम ऑपरेशन करते हैं, जब हम उससे पावर का फ्लो कराते हैं, तो आवृत्ति हमारी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। पावर का फ्लो होता है एक सर्किट से दूसरी सर्किट तक। एंड थर्ड, वोल्टेज और करंट लेवल को हम घटाते या बढ़ाते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक हो गई। कुछ चीजें और ट्रांसफार्मर के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर में दो तरह के हमारे पास सर्किट होते हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। एक को बोलते हैं प्राथमिक, एक को बोलते हैं द्वितीयक। ट्रांसफार्मर में हमारे पास, एक शॉर्ट में बता रहा हूं केवल, यहां पे एक ट्रांसफार्मर में एक सर्किट ये होती है ऐसे, देखो ये एक सर्किट है, इसको हमने बोला पी प्राइमरी, और ये है सेस सेकेंडरी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी पावर का फ्लो होता है, शक्ति का प्रवाह जो होता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, या सेकेंडरी टू प्राइमरी भी हो सकता है। खास बात क्या है कि यह दोनों सर्किट आपस में जुड़े नहीं होते हैं, मैकेनिकली आपस में जुड़े नहीं होते हैं, और ये जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा। मैं बताऊंगा क्या है, अभी यह जान लो कि ये दोनों दूसरे से आइसोलेट होते हैं, दोनों सर्किट आपस में देखो जुड़ी नहीं है। तीसरी चीज, ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फैराडेज लॉ, ठीक है। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। तो पावर का फ्लो बेटा यहां से इस सर्किट में होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को समझने के लिए, करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी तो ठीक है।